बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज के हम विचारक को पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक के भी मित्रों हम राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। तिलक ने राज्य से संबंधित सैद्धांतिक पक्षों का विस्तृत व व्यवस्थित विवेचन तो नहीं किया है, किंतु उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर मौलिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। स्वतंत्रता, स्वराज्य, राज्य के प्रयोजन, राज्य, व्यक्ति व समाज के संबंध आदि पर तिलक ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। पहला बिंदु आता है राजनीतिक विचारों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा। तिलक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाध्यकारी नियंत्रणों को अनैतिक मानते थे। स्वतंत्रता की उनकी धारणा उनकी आध्यात्मिकता आस्था से ही निर्धारित हुई थी। भारतीय अद्वैतवाद में गहरी आस्था होने के कारण तिलक सभी मनुष्यों को परमात्मा का अंश स्वीकार करते थे। इसी प्रकार उनके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध ईश्वर की सत्ता के निषेध के समान ही अपमानजनक था। तो तिलक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक अनैतिक प्रतिबंध लगाना सही नहीं मानते थे। तिलक भारतीय अद्वैतवाद में विश्वास करते थे, जिसमें ये माना जाता है कि तिलक जो हैं वो सभी मनुष्यों में परमात्मा का अंश स्वीकार करते थे। तिलक व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति इतने अधिक आग्रही थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार को भी वो जरूरी मानते थे। तिलक के लिए स्वतंत्रता व्यक्ति की बाहरी नियंत्रणों से मुक्ति का नकारात्मक परिणाम नहीं, अपितु व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य के रूप में समझी जा सकती थी जिसके द्वारा वह अपने ईश्वरीय अंश को व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में प्रतिबिंबित कर सके। यानी उसके लिए स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि उस पर उचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। अनुचित प्रतिबंधों का विरोध करते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध का उन्होंने समर्थन किया है। दूसरा बिंदु आता है राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध। एक विचारक में जर्मी बेंथम और उनका उपयोगितावादी सिद्धांत है। उपयोगितावादी सिद्धांत में वर्ग कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो तिलक इसको स्वीकार नहीं करते थे। राज्य की गतिविधियों के संबंध में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आग्रह भी तिलक स्वीकार नहीं करते थे। तिलक की जो आस्था है वो व्यक्ति के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों में थी। अतः राज्य द्वारा बहुसंख्यक व्यक्तियों के अधिकाधिक भौतिक उत्थान की अपेक्षा वे व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति को अधिक महत्व देते थे। व्यक्ति का नैतिक उत्थान होना चाहिए, भले ही वो कम लोगों का हो, लेकिन होना चाहिए, नैतिक उत्थान होना चाहिए। तिलक ने राज्य की गतिविधियों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले जन समुदाय की संख्या के गणितीय तर्क को बिल्कुल अस्वीकार किया। उनका कहना यह था कि आप राज्य की गतिविधियों से कितने लोग लाभान्वित होते हैं इसमें संख्या पर मत जाइए। कल्याण के इस संख्यात्मक सूत्र पर तिलक ने जो आक्षेप किए वे राज्य के प्रयोजन के विषय में उनके नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में किसी बात के औचित्य के स्पष्टीकरण के लिए संख्या को आधार मानने का निषेध किया है। इस संबंध में उनके तर्कों का और जो स्तर है या जो सार है वो इस प्रकार था कि वो संख्या के बजाय मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक परिवर्तन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। तीसरा बिंदु आता है स्वराज्य की धारणा। तिलक की स्वराज्य की धारणा मौलिक और सकारात्मक थी। वे विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को स्वराज्य का पहला सोपान स्वीकार करते थे।
किंतु केवल विदेशी आधिपत्य से मुक्ति उनके स्वराज्य का मर्म नहीं था। तिलक का मत था कि विदेशी शासन स्वराज्य की अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तो थी। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए स्वराज्य का अर्थ था व्यक्ति को स्वधर्म के पालन की स्वतंत्रता। तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ था व्यक्ति को स्वधर्म के पालन की स्वतंत्रता। वहीं एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ था धर्म राज्य की स्थापना। तिलक के लिए राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ था धर्म राज्य की स्थापना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा के आदर्शों से अभिभूत होकर धर्म राज्य को भी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते थे जो धर्म पर आधारित हो और धर्म की रक्षा के लिए अस्तित्व में हो। तो ये हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि धर्म उनके लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन का पर्यायवाची नहीं था। अंग्रेजी में जो रिलीजन माना जाता है वो नहीं था। धर्म की व्यापक परिधि में वे शासन के मूल प्रयोजनों, शासक की मर्यादाओं और जनता के सर्वांगीण विकास के प्रति उसके समर्पण के भाव को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते थे कि शासक किस प्रकार से क्या कर रहा है, उसकी मर्यादाओं का पालन कर रहा है क्या, जनता का सर्वांगीण विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है समर्पित भाव से। तो इस तरह से वो धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से भी मानते थे। इसलिए तिलक के लिए धर्म राज्य एक ऐसी धारणा थी जिसमें क्या है, शासक और शासित दोनों संकीर्ण हितों से ऊपर उठ करके व्यापक नैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो। तो ये था स्वराज्य की धारणा। इसी में हम ये भी जान सकते हैं कि विदेशी आधिपत्य के अधीन भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में तिलक के स्वराज्य की धारणा को व्यवहार में भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति तथा भारत के समस्त विषयों का निर्णय करने का भारतीयों को अधिकार दिए जाने की आकांक्षा के रूप में समझ लिया जाता था। किंतु सैद्धांतिक स्तर पर तिलक के लिए विदेशी शासन का उन्मूलन मात्र स्वराज्य की धारणा को पूर्णतः व्यक्त नहीं करता था। वे इसे तो क्या करते थे, स्वराज्य की प्राप्ति की दिशा में एक ठोस और निर्णायक कदम मानते थे। स्वराज्य की उनकी धारणा ने शाश्वत व तात्कालिक दोनों संदर्भ सम्मिलित थे। अगला बिंदु आता है साधनों के प्रति दृष्टिकोण। राजनीतिक आंदोलन के लिए उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे साधनों से तिलक जो है सहमत नहीं थे। जनता के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए शासकों की दया, सहृदयता व सहानुभूति पर निर्भर करना वे उचित नहीं मानते थे। भारतीयों को भारत के शासन में भागीदारी उपलब्ध कराने के लिए वे उदारवादियों के धीमी चाल के आग्रह और इसके लिए ब्रिटिश जनमत को जागृत करने और उनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए उन्हें भारतीय जनता की न्यायसम्मत मांगों की पूर्ति के लिए प्रेरित करने को अव्यवहारिक मानते थे। वे भारतीय जनता के स्वाभिमान से भी असंगत थे। उन्होंने कहा है, पूरे ब्रिटिश मतदाताओं को अपने मत से प्रभावित और सहमत करना और तब उनके माध्यम से ब्रिटिश संसद के सदस्यों पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना और उनके माध्यम से एक ऐसे मंत्रिपरिषद का गठन करवाना जो भारत के लिए अनुकूल रुख रखता हो और पुनः पूरी ब्रिटिश संसद, उदारवादी पार्टी और मंत्रिपरिषद से ये अपेक्षा करना कि वह भारत में नौकरशाही पर भारतीय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए दबाव डालें, मेरे मत में नितांत अव्यवहारिक और निरर्थक है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो उदारवादियों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए जाते थे, डेलीगेशन भेजे जाते थे, यानी अनुनय विनय करना, वो सही नहीं मानते थे। वो कहते थे इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने उदारवादियों के साधनों जिसमें अनुनय, आग्रह और प्रतिरोध की निरर्थकता और प्रभावहीनता पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि तीनों प्रय से अर्थ है प्रार्थना, प्रसन्न करना और प्रतिरोध, तीनों प्रय से कुछ नहीं होगा जब तक कि इनके पीछे ठोस शक्ति नहीं हो। आयरलैंड, जापान और रूस के उदाहरणों से हमें सबक लेना चाहिए। शासकों की अब एक निश्चित नीति है और आप उन्हें उस नीति को परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं। इससे अधिक ये होगा कि वे शुद्ध निरंकुशता की जगह जागृत निरंकुशता को अपना लें। ब्रिटिश लोगों को ब्रिटिश शिक्षित करने से ही अधिक परिणामों की आशा करना व्यर्थ है। आप उन्हें शब्दों से सहमत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि
इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कोई साम्राज्य शासकों द्वारा शासितों को उदारतापूर्ण रियायतें देने के कारण नष्ट हो गया, किंतु इतिहास में ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है जब किसी साम्राज्य का इस कारण अंत हो गया कि शासकों ने स्वेच्छा से शासितों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। कहने का तात्पर्य ये था कि हम उनसे आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे या प्रतिरोध करेंगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, वो परिवर्तित नहीं होंगे, उनके विचार नहीं बदलेंगे, वो हमें स्वतंत्र नहीं करेंगे, स्वराज्य नहीं देंगे। इन सब से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जब किसी शासक ने इस तरह से शासितों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया हो। उन्होंने ये भी कहा, शासकों की सहानुभूति पर अधिक निर्भर मत रहो। श्री माले ने कहा है कि वे भारतीय जनता के साथ पूर्ण सहानुभूति रखते हैं, किंतु वे बंगाल के विभाजन को निरस्त नहीं कर सकते। देश के कानूनों से इस सहानुभूति के सही चरित्र का अच्छी तरह आभास हो जाता है। दंड संहिता में एक और कोड़े मारने की सजा का प्रावधान है, वहीं दूसरे कानून में व्यवस्था की गई है कि वह राज्य जिस व्यक्ति को दी जावे, वह सजा जिस व्यक्ति को दी जावे उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया जाएगा। यदि आप सहानुभूति के शब्दों में आकर अपनी मांगों को भूल जाएं तो हमारे लक्ष्य की क्षति होगी। हमें मांगों के प्रति अपने आग्रह को स्थायी प्रवृत्ति बनाना होगा। एक मार्ले मिंटो जो सुधार योजना थी उसी से जुड़े हुए ये जो मार्ले महोदय है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखते हुए जब अपनी बात कही तो प्रत्युत्तर में तिलक ने उपयुक्त बात कही। इसी तरह से तिलक का ये मानना कि वो इस बात को भली भांति समझते थे कि साधनों के प्रति उदारवादियों व उनके मध्य मतभेद हैं, राजनीतिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं। वे उदारवादियों से असहमत होते हुए देश हित के प्रति उनके दृष्टिकोण की ईमानदारी से परिचित थे। वे ये भली भांति जानते थे कि साधनों के प्रति दृष्टिकोण देश की राजनीतिक आकांक्षाओं की निरंतरता का प्रतीक था। जैसे कि उन्होंने कहा, आज के उग्रवादी भविष्य के उदारवादी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के उदारवादी अतीत के उग्रवादी हैं। यानी धीरे धीरे उग्रवादी विचार जो है उदारवादी हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और दादा भाई नौरोजी ने भारत में अपने विचारों की प्रथम बार अभिव्यक्ति की थी, तो उन्हीं विचारों को जिन्हें आज उदारवादियों ने अपना लिया है उग्रवादी विचार माना गया था। अतः काल के क्रम में यह स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द उग्रवादी प्रगति का प्रतीक है। पांचवां बिंदु आता है राजनीतिक विचारों का स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध व राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक जो है वो स्वदेशी बहिष्कार व निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत स्वदेशी को राजनीतिक आंदोलन का एक प्रभावी अस्त्र मानते थे, किंतु उनके लिए स्वदेशी का विचार आंदोलन का एक स्वरूप मात्र नहीं था, अपितु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक भी था। हालांकि स्वदेशी के विचार का सूत्रपात जो है तिलक के पूर्व ही स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों द्वारा भी कर दिया गया था, किंतु तिलक ने इस विचार को न केवल लोकप्रियता प्रदान की अपितु इसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों के विरोध की अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम भी बना दिया। तिलक के अनुसार स्वदेशी का विचार आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से भारतीयों के हितों को सुनिश्चित करता था। स्वदेशी का आर्थिक महत्व इस तथ्य में निहित था कि इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाना संभव था। अंग्रेजों के भारत आगमन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर दुष्प्रभाव हुआ था और अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में उत्पादन मुख्यतः लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा होता था। कारीगर अपनी दस्तकारी तथा कौशल का प्रयोग कर वस्तुओं का छोटे पैमाने पर उत्पादन करते थे। इस व्यवस्था में उत्पादन व उपभोग दोनों ही प्राय स्थानीय होते थे। स्थानीय लोग चीज़ें बनाते थे और स्थानीय उपभोक्ता उन्हें खरीदते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात क्या हुआ, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्राय ठप हो गई, क्योंकि भारतीय कुटीर उद्योगों को ब्रिटेन के मशीनीकृत उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में झोंक दिया गया। हम इसको ऐसे समझें कि पहले भारत में लोग अपने ही घरों में, कुटीर उद्योग का अर्थ है एक ही छत के नीचे घर के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा जो कम पूंजी से काम किया जाता है वो कुटीर उद्योग कहलाता है। तो ऐसे कुटीर उद्योग भारत में घर घर में खुले हुए थे, दस्तकारी के काम। तो ऐसे में कुटीर उद्योगों द्वारा बनाया हुआ जो सामान था
और इधर क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, भारत से कच्चा माल ले जाके ब्रिटेन में मशीनों के द्वारा उसे बना करके वापस भारतीय बाज़ार में बेच रही थी। तो उससे वो जो माल आ रहा था मशीनों से बना हुआ, नेचुरली है वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं सफाई होगी, है ना, तकनीकी का प्रयोग करने के कारण। तो कंपटीशन के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों के द्वारा बनाया हुआ सामान कम बिकने लगा, तो इससे भारतीय कुटीर उद्योगों का नुकसान हुआ, कुटीर उद्योग धीरे धीरे कम हो गए। तो अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात हमारे भारत में जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया वो ठप हो गई, क्योंकि कुटीर उद्योगों को क्या हुआ, मशीनीकृत उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में झोंक दिया गया। अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार नीति का परिणाम ये हुआ कि भारतीय बाज़ारों में स्वदेशी उत्पादनों की तुलना में विदेशी उत्पादन पूरी तरह से आ गए। मुक्त व्यापार में क्या होता है, कोई भी वस्तु कहीं से आयात निर्यात हो जाती है और कोई भी कहीं भी माल बेच सकता है, खरीद सकता है कहीं का माल भी। तो भारतीय बाज़ारों में विदेशी माल आ गया। यदि ब्रिटिश सरकार भारत में भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देती तो लघु और कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने के इतने दुष्परिणाम नहीं होते। यदि हमारा माल भी ब्रिटिश वहाँ बिकता, ब्रिटेन में बिकता, तो उससे क्या है, हमारे भी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता। लेकिन वहाँ तो ऐसी मुक्त व्यापार की नीति रखी नहीं ब्रिटेन सरकार ने। तो यहाँ मुक्त व्यापार की नीति रखने से हमारे उद्योग धंधे जो है वो निरुत्साहित हो गए। उसका दुष्परिणाम आया कि हमारे उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। भारतीय लोगों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर भी अब कम होने लग गए थे, क्योंकि मशीनों से बना हुआ माल आने लगे बाज़ारों में। इसी तरह से बहिष्कार आंदोलन के द्वारा, जिसको हम स्वदेशी के विचार का पूरक भी मान सकते हैं, तो बहिष्कार के द्वारा तिलक ये चाहते थे कि आर्थिक क्षेत्र तक ही बहिष्कार को हमें सीमित नहीं रखना है। वे इसका विस्तार करते हुए इसके माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को पूर्णतः ठप कर देना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का शासन चलाना असंभव हो जाएगा। यानी वो बहिष्कार को सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते थे कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, वरन वो ये भी चाहते थे कि भारतीय जनता क्या करे, ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना बंद कर दे, तो फिर ब्रिटिश सरकार शासन कैसे चलाएगी। उन्होंने अपने एक भाषण में पूना में कहा था, तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम उस शक्ति के स्वयं एक प्रभावशाली घटक हो जिसके द्वारा भारत में प्रशासन चलता है। तुम स्वयं ऐसा तत्व हो जिसके द्वारा प्रशासनिक संयंत्र को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यद्यपि तुम दलित और उपेक्षित हो, किंतु यदि तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो जाए तुम प्रशासन का चलना असंभव बना सकते हो। तुम ही डाक और तार की व्यवस्था करते हो, तुम ही राजस्व एकत्रित करते हो। वास्तव में चाहे अधीनस्थ रूप में सही, तुम ही प्रशासन की समस्त गतिविधियों को संपन्न करते हो। तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि तुम इस प्रकार प्रशासनिक गतिविधियों में घसीटे जाने की अपेक्षा अपनी शक्ति का प्रयोग अपने राष्ट्र के लिए ही करो। कहने का तात्पर्य यह है तिलक का कि जो भी भारतीय लोग प्रशासन में कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे अधीनस्थ के रूप में ही कर रहे हो, क्योंकि अधिकारी तो ज़्यादातर अंग्रेज होते थे, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम उनको सहयोग कर रहे हो। ये सहयोग मत करो, तुम वहाँ काम मत करो। ये तुम जो भी प्रशासनिक कार्य, चाहे तुम राजस्व एकत्रित करते हो, चाहे तुम डाक तार की व्यवस्था करते हो, तुम जो भी कर रहे हो ये नहीं करो। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से सहयोग है, जबकि हमें बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि वे बहिष्कार को एक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे और उसकी सफलता के प्रति पूर्ण आश्वस्त भी थे। उनका दृढ़ मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सत्ता से भारत की मुक्ति के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास शस्त्र नहीं है, किंतु उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास बहिष्कार के रूप में एक अधिक प्रभावशाली अस्त्र है। मुट्ठी भर अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाला ब्रिटिश प्रशासन हमारी सहायता से ही चलाया जाता है। इससे सहयोग करके हम अपने दमन के प्रति स्वेच्छापूर्ण समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने जनता का आह्वान किया, यदि तुम्हारे पास सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुम विदेशी सत्ता को स्वयं पर शासन करने में सहयोग करने से मना कर सको। यही बहिष्कार है और यही कारण है कि हम बहिष्कार को राजनीतिक अस्त्र कहते हैं। उनका अर्थ था, उनका कहने का अभिप्राय ये था कि हम
यदि अपने प्रशासनिक कार्य नहीं करें, प्रशासन में सहयोग नहीं करें, नौकरी नहीं करें, तो फिर प्रशासन वो मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे चला पाएंगे। हम राजस्व की वसूली में सहायता नहीं देंगे, हम उनको भारत की सीमाओं से बाहर भारतीय धन और भारतीय सैनिकों के रक्त के द्वारा लड़ने में सहायता नहीं देंगे, हम उन्हें न्यायिक प्रशासन चलाने में सहायता नहीं देंगे, हम स्वयं अपनी अदालतें बनाएंगे और जब उपयुक्त अवसर आएगा हम टैक्स भी नहीं देंगे, कर भी नहीं देंगे। तो यदि हम ऐसा कर सकें, हम ऐसा बहिष्कार कर सकें, तो ये बहुत बड़ा अस्त्र है, प्रभावशाली अस्त्र है और इससे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। एक और शब्द है निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के बहिष्कार के विचार का ही संगठित पक्ष था निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ था शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद कर देना। शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद कर देना वस्तुतः ये बहिष्कार के विचार का ही सक्रिय राजनीतिक रूपांतरण था। तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि शासितों के सहयोग के बिना शासन चलाया जाना असंभव है। शासित यानी हम जनता के सहयोग के बिना शासक जो है वो शासन नहीं चला सकता है। वे ये भी समझते थे कि देशवासियों के शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए संगठित करना एक कठिन कार्य तो था। इसके द्वारा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य में सफलता मिलना भी संदिग्ध था, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध उनके अनुसार ऐसा उपाय था जिसके द्वारा जनता हिंसक साधनों को अपनाए बिना ही स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली ढंग से आंदोलन कर सकती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की। तिलक ने शिक्षा के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तिलक ने राष्ट्रीयता के विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया जा सकता है। अब तिलक के अनुसार शिक्षा का अर्थ कोरा अक्षर ज्ञान नहीं था या सूचनाओं का संग्रह मात्र नहीं था कि आप ज्ञान मतलब जब तक ज्ञान आपके पास नहीं है, सिर्फ अक्षर ज्ञान और सूचनाएं हैं, ये शिक्षित नहीं कहलाता है। उनके अनुसार शिक्षा का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उनमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के भाव जागृत होते हैं। तो शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यावसायिक नहीं था। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के प्रभावशाली भावनात्मक साधन के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या है, पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित शिक्षा की अपेक्षा देश में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आप जानते ही हैं, तिलक ने आगरेकर और चिपलूनकर के साथ मिलकर के पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की थी और इस स्कूल के माध्यम से तिलक क्या है, बालकों को सस्ती और श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना और उसके माध्यम से पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के संचालन के मूल में भी तिलक का ये उद्देश्य था कि युवकों को सस्ती दरों पर श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। तो तिलक ने शिक्षा के लिए बहुत किया है। तो हम तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को 4 प्रमुख पक्षों में बांट सकते हैं। उसके 4 प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं। पहला पक्ष है शिक्षा को जनसामान्य के लिए सुलभ कराया जाए, यानी किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष या अमीर या सिर्फ ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए ही ये संकुचित हो जाए, सर्वसुलभ होनी चाहिए, सबको जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए। इसके लिए सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि हर कोई पढ़ सके, हायर एजुकेशन भी ले सके। दूसरा पक्ष है ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए, यानी शिक्षक जो है वो भारतीय होने चाहिए और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा पक्ष है शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मविश्वास आए, स्वाभिमान आए, ताकि क्या है, व्यक्ति देश सेवा के लिए समर्पित बन सके, तो उसके व्यक्तित्व का विकास और चरित्र का निर्माण हो। और चौथा पक्ष है शिक्षा के द्वारा ऐसे युवकों को प्रशिक्षित किया जाए जो राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित और संगठित कर सके। यानी पहले शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षा के द्वारा फिर जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो क्या करें, राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित और संगठित कर सके। तो ये 4 पक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के जो तिलक ने व्यक्त किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के 4 पक्ष, पहला है जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ बनाया जाए शिक्षा को। दूसरा है भारतीयों द्वारा ही भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए। तीसरा है शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास और चरित्र का निर्माण हो। और चौथा है ऐसे युवकों को प्रशिक्षित किया जाए जो प्रशिक्षित होकर के राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित कर सके।
तो ये शिक्षा के प्रति, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति उनके विचार थे। एक बात और महत्वपूर्ण है, शिक्षा का माध्यम वो मातृभाषा को रखना चाहते थे। तिलक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने को अनुचित मानते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो सहज ढंग से शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इस तरह से शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा को रखना चाहते थे। इसके साथ ही वो एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि की एक रूपता पर भी बल देते थे कि एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और एक लिपि भी एक ही होनी चाहिए, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न लिपियों में उन्हें लिखा जाता है, भावाभिव्यक्ति की जाती है। तो उन्होंने दृढ़ता से व्यक्त किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपना करके एक समान संपर्क भाषा की आवश्यकता की व्यवहारिक पूर्ति की जा सकती है। तो हिंदी का इसके लिए उन्होंने समर्थन किया। और इसी तरह से उन्होंने ये विचार भी व्यक्त किया कि हमें तकनीकी शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित किए जाने को जरूरी मानते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के विस्तार के द्वारा ही देश में क्या होगा, औद्योगिकरण की संभावनाएं विकसित होंगी और आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है। तो तकनीकी शिक्षा पर, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन पर बल देते थे। तिलक के धार्मिक शिक्षा के बारे में विचार ये थे कि धार्मिक शिक्षा को वो शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य मानते थे, महत्वपूर्ण मानते थे। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से तिलक भारतीयों में नैतिक भावना और संस्कृति के प्रति प्रेम का विकास करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्य तत्व व्यक्तियों के ज्ञान और सूचनाओं की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं, किंतु वे उनका चरित्र निर्माण नहीं कर सकते। तिलक के अनुसार चरित्र निर्माण, देशभक्ति और अतीत के प्रति गौरव केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा के द्वारा ही सुनिश्चित किए जा सकते हैं। तो वे धार्मिक शिक्षा पर बल देते थे। इसी तरह से राजनीतिक शिक्षा के भी पक्षधर थे। तिलक युवकों को देश की उन्नति और स्वाधीनता के आंदोलन में समर्पित होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। इस दृष्टि से राजनीतिक शिक्षा उनके अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग थी। राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से भी छात्रों को देश की तत्कालीन जो दुरावस्था थी उसके कारणों के ज्ञान तथा उसके निवारण के लिए विदेशी शासन के उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति चेतना विकसित करना चाहते थे ताकि हम स्वतंत्र हो सके। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत जो युवक शिक्षित होंगे वो जन जागरण का संदेश पूरे देश में प्रवाहित कर सकेंगे। ये 5वां बिंदु था, बहुत बड़ा, जिसमें हमने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया। कौन कौन सी है? स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति तिलक के विचार। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही हिंसक साधनों में अविश्वास। उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे साधनों की पर्याप्तता के प्रति तिलक के संदेह तथा अनुनय, विनय और ज्ञापन की अपेक्षा राजनीतिक आंदोलन के सक्रिय और प्रभावशाली उपायों के प्रति उनके दृढ़ आग्रह के कारण उनके विषय में ये भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया कि तिलक क्रांतिकारी या हिंसक गतिविधियों के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति के पक्षधर थे, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि इसके लिए उन्हें भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा भी दी गई, किंतु तिलक के विचारों का निष्पक्ष विश्लेषण कर ये सिद्ध करता है कि वे कभी भी हिंसक साधनों के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति के पक्षधर नहीं थे। हम कह सकते हैं कि वे हिंसा के विरोधी तो थे किंतु अहिंसा के पुजारी नहीं थे। कैसे? क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति समर्थन का भाव नहीं होते हुए भी तिलक क्रांतिकारियों के प्रति बर्बरता का भाव या भर्त्सना का भाव नहीं रखते थे, निंदा का भाव नहीं रखते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से उनके संबंध थे और विनायक दामोदर सावरकर जैसे भावी क्रांतिकारियों पर उन्हें अपना भावी जो क्रांतिकारी थे उन पर उनका प्रभाव था और वे तिलक को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति उनका विरोध इस तथ्य से प्रभावित और निर्धारित हुआ था कि भारत की सामाजिक परिस्थितियों में क्रांतिकारी गतिविधियां सार्थक नहीं हो सकती तथा भारतीय जनता को व्यापक रूप से सशस्त्र क्रांति के लिए संगठित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में तिलक का मत था कि ब्रिटिश नौकरशाही के सदस्यों की छुटपुट हत्याओं से घृणा और द्वेष की अभिव्यक्ति तो हो सकती थी किंतु स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए वो हिंसा के विरोधी थे। तिलक ने यह स्पष्ट किया कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन का उनका आग्रह क्रांतिकारी था
किंतु उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये क्रांति रक्तहीन माध्यमों से होगी। उन्होंने जनता को सतर्क किया कि रक्तहीन क्रांति के लिए जनता को भारी कष्ट और यातनाएं सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो तिलक हिंसक साधनों में विश्वास नहीं करते थे। अब है राष्ट्रवाद। तिलक उत्कट राष्ट्रवादी थे। वे उदारवादियों की भांति पश्चिमी विचारों, मूल्यों और संस्थाओं को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार नहीं बनाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को ही भारत में राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनाया जा सकता है। वे भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरवमय मूल्यों को पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहते थे। भारत की प्राचीन संस्कृति और विचारों को वे राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। उनका आग्रह ये नहीं था कि भारत अपने अतीत में वापस लौट जाए, किंतु उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत सुदृढ़ भविष्य की वर्तमान प्रेरणाएं पश्चिम से नहीं, अपने गौरवमय अतीत से प्राप्त करें। उनके राष्ट्रवाद में भारत के स्वर्णिम अतीत की गौरवानुभूति और भारत के समृद्ध भविष्य की आकांक्षा का समन्वय था। तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सवों को भी इसी कारण प्रोत्साहन दिया कि उनके माध्यम से भारतीय जनता वर्तमान घटनाओं और आंदोलनों को ऐतिहासिक परंपराओं से संबंध जोड़ सके। शिवाजी और गणपति उत्सवों को प्रोत्साहन देने के कारण तिलक पर हिंदू पुनरुत्थानवादी होने का आरोप लगाया गया, किंतु वास्तव में इनके पीछे तिलक का कोई संकीर्ण सांप्रदायिक मंतव्य नहीं था। यह सत्य है कि वे हिंदू जनता में इन उत्सवों के माध्यम से उत्साह का संचार करना चाहते थे, किंतु यह उत्साह मुस्लिम या अन्य संप्रदायों के विरुद्ध निर्दिष्ट नहीं था। तिलक के अनुसार इन उत्सवों का उद्देश्य भारतीय जनता के संवेगों और भावनाओं को उद्वेलित करना था, ताकि वे राष्ट्र गौरव और आत्माभिमान के भाव से ओतप्रोत होकर राष्ट्र निर्माण के दायित्व के पालन के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो सके। तिलक के राजनीतिक विचारों में अंतिम बिंदु आता है सांप्रदायिक सद्भाव। तिलक के आलोचकों ने उन्हें एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। तिलक के आलोचकों ने ऐसा किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण तथा हिंदू समुदाय को संगठित करने और उनमें चेतना जागृत करने के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति महोत्सव और शिवाजी जैसे आयोजनों को भी उनकी भी गलत व्याख्या की गई और उनके हिंदूवादी आग्रह का उदाहरण बताया गया, जबकि तिलक के दृष्टिकोण और विचारों का संतुलित मूल्यांकन ये स्पष्ट कर देता है कि वे हिंदू संप्रदायवादी नहीं थे। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति बनाना चाहते थे, किंतु वे मूल रूप से मुस्लिम विरोधी नहीं थे, किसी भी रूप में नहीं थे। हिंदुओं को संगठित करने और उनमें चेतना जागृत करने की उनकी आकांक्षा उन्हें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रेरित करती थी। हिंदू समुदाय को भी मुसलमानों के विरुद्ध नहीं अपितु ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित करना चाहते थे। मुस्लिम विरोधी नहीं होते हुए भी वे हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य विद्वेष उत्पन्न करने के ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति के प्रति पर्याप्त सजग थे। वो समझते थे कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कर रही है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास को जन्म देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुस्लिम पक्षपात की नीति का उन्होंने दृढ़ शब्दों में विरोध किया। वे मुस्लिम भावनाओं को आदर तो प्रदान करना चाहते थे, किंतु हिंदू समुदाय की भावनाओं व हितों के मूल्य पर ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो मित्रों, ये थे तिलक के राजनीतिक विचार जो विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने स्पष्ट किए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।